नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते देश भर में लोकप्रिय हुआ था गुजरात मॉडल। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने उस वक्त इसे गुजरात में हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी करार दिया था। अब इसी गुजरात मॉडल के सहारे भारतीय जनता पार्टी अगले साल आसन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वैतरणी पार करने के मूड में है। इस कड़ी में सबसे पहले प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा। अगर बीजेपी मुख्यालय के गलियारों से बह रही हवा का रुख समझा जाए तो इन 5 राज्यों में पार्टी आलाकमान कम से कम आधे नए चेहरों को वरीयता देने जा रही है। इसका एक मकसद तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो माना जाता है, तो दूसरा पार्टी के भीतर नए चेहरों के जरिए नई पीढ़ी को उभारना भी है। यानी कि गुजरात मॉडल के सहारे बीजेपी अब आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। तो गुजरात मॉडल को लेकर विपक्ष ने काफी तंज भी कसा था और इस पे काफी टिप्पणियां भी की गई थी, लेकिन जो चुनाव आ रहे हैं 2022 के उसके अनुसार यानी गुजरात मॉडल के अनुसार ही अब बाकी राज्यों के चुनावों की तैयारियां की जा रही है। यानी कि आधे से ज्यादा नए चेहरों को उतारा जाएगा और उन्हीं के बलबूते इस चुनावों को पार करने की और जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जिस तरह की हवाएं देखने को मिल रही है बीजेपी में, जो रुख देखने को मिल रहा है वो ये बताता है कि बिल्कुल गुजरात मॉडल के जैसा ही देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति। वहीं क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के आरोपों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सफाई दी है। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने आरोपों पर कहा है कि एजेंसी निष्पक्ष कार्रवाई करती है, हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी को एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जानती थी। डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि रेड वाले दिन 14 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। नोटिस जारी किए गए थे और उनसे पूछताछ की गई। सबूतों के अभाव के चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि सभी आरोप निराधार, बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण है। तो सीधे तौर पर इस पूरे आरोपों को निराधार, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है और यह भी कहा गया है कि एनसीबी निष्पक्ष जांच करती है और जिस तरह से सबूतों की कमी थी उसके आधार पर ही 6 लोगों को छोड़ा गया है और जितने भी आरोपी पाए गए हैं क्रूज ड्रग्स मामले में उसमें से किसी को भी पहले से एनसीबी नहीं जानती थी। तो क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने आरोपों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सफाई दी है। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सफाई देते हुए कहा है कि एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर ने कहा है कि एजेंसी निष्पक्ष कार्रवाई करती है, हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया था एनसीबी पे भेदभाव करने का। आपको बता दें कि ये एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे, जिसकी सफाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने ये सफाई पेश करी है। उनका कहना है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करी है, यानी कि एनसीबी निष्पक्ष जांच करती है। स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी को एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जानती थी। वहीं डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने यह भी कहा कि रेड वाले दिन 14 लोगों को एनसीबी ने दफ्तर लाया गया था और नोटिस जारी किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। सबूतों के अभाव के चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के अधिकारी अभी भी सभी आरोप निराधार, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताए हैं। तो सीधे तौर पर एनसीबी ने इस बात को नकारा है कि जो भी भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि किसी भी आरोपी को एनसीबी पहले से नहीं जानती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की समृद्धि काफी हद तक समुद्रों से जुड़ी हुई है और देश के विकास के लिए निर्बाध समुद्री पहुंच प्राथमिक जरूरत है। ऐसा होने पर ही देश विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रख सकेगा।
हमारे तटरक्षक इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय तटरक्षक का दुनिया की शीर्ष समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अहम स्थान है। भारतीय तटरक्षक के अलंकरण समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा, लंबे समय से समुद्रों के साथ हमारे करीबी रिश्ते रहे। हमारे कारोबार, अर्थव्यवस्था, त्योहार और सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े हैं। हमने समुद्र से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना भी किया है। तो भारत की समृद्धि समुद्रों से जुड़ी है, राजनाथ सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि समुद्र के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं, वो चाहे त्योहारों में हो, हमने या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर हो या कारोबार और संस्कृति को लेकर हो, हम हर रूप से समुद्रों से जुड़े हैं। हमने समुद्र से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना भी किया है। तो राजनाथ सिंह ने विशेष अवसर पर ये सभी बातें कही हैं। आपको बता दें कि तट रक्षा को लेकर उन्होंने काफी बातें कही। समृद्धि काफी हद तक समुद्रों से जुड़ी है भारत की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया। और साथ ही कहा कि देश के विकास के लिए निर्बाध समुद्री पहुंच प्राथमिक जरूरत है। ऐसा होने पर ही देश विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रख सकेगा। तो समुद्रों की महत्वता बताते हुए राजनाथ सिंह ने ये सभी बातें कही है और साथ ही बताया कि किस तरह से समुद्रों से भारत जुड़ा हुआ है और भारतीय तटरक्षक का दुनिया की शीर्ष समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अहम स्थान है, इस बारे में भी जानकारी दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वो भारत के इतिहास लेखन में भूली हुई आवाजों को फिर से हासिल करने के पक्षधर हैं, लेकिन आज के राजनीतिक दुरुपयोग के लिए इसका इस्तेमाल करने के नहीं। एक मीडिया चैनल पर बात करते हुए थरूर ने कहा, हम घावों को खरोच रहे हैं जिन्हें ठीक होने दिया जाना चाहिए था। अगर 500 साल पहले के मुसलमान बुरे थे तो क्या आज के मुसलमानों को इसके लिए भुगतान करना होगा? इससे मुझे समस्या है। उन्होंने अपनी किताब बुल्स इन अवर मेमोरी शॉप डिबेटिंग हेरिटेज हिस्ट्री हबीब्स का भी जिक्र किया। तो शशि थरूर ने भारत के इतिहास को लेकर कई अहम बातें कही। एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही और साथ ही उन्होंने अपनी किताब बुल्स इन ओवर मेमोरी शॉप डिबेटिंग हेरिटेज हिस्ट्री हबीब्स का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इन सभी मुद्दों को बखूबी उठाया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर 500 साल पहले के मुसलमान बुरे थे तो क्या आज वे भी मुसलमान को इस सब चीज़ों के लिए भुगतना सही है? तो तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात करी और इतिहास को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो जख्म है उनको हम खुरेद रहे हैं, इनको भरने दिया जाना चाहिए, ना कि इन्हें और जख्म देना चाहिए। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक आज पीएलए सेना के मोल्डो गैरिसन में होगी। आर्मी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कॉर्प्स कमांडर लेवल की बैठक हुई थी। यह बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई थी। यह बैठक 9 घंटे चली, जो सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और शाम 7:30 बजे खत्म हुई थी। 12वें दौर की बैठकें आज काफी लंबे समय से ये बैठकें चल रही हैं। आपको बता दें कि एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच ये 13वें दौर की बैठक आज होगी और सेना के मोल्डो गैरिसन में होगी ये बैठक। आर्मी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि इससे पहले 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक हुई थी। लगातार जो सीमा पर गतिरोध बने हुए थे उसको हल करने के लिए, साथ ही अपनी अपनी सीमा पर लौटने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारत और चीन की सेना लगातार सीमाओं को लेकर जो भी विवाद हो रखा है उसे खत्म करने के लिए, शांतिपूर्ण स्थिति बहाल करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और ये 13वीं बैठक है आज। इससे पहले 31 जुलाई को 12वीं बैठक हुई थी। कॉर्प्स कमांडर लेवल की बैठक की गई थी और बैठक पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई थी। आपको बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज 13वें दौर की बैठक है, जो कि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए और साथ ही
भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच ये 13वीं दौर की बैठक पीएलए सेना के मोल्डो गैरिसन में होगी। 13वें दौर की बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और चीन के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि एक थोड़े से अपनी जगह से पीछे जरूर गए थे चीनी सैनिक, कुछ बदलाव जरूर आया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अभी भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत और चीन प्रयत्नरत है। जिस तरह की झड़प देखने को मिली थी उसके बाद से ही 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लगातार बैठकों का दौर भारत और चीन के बीच जारी है। इससे पहले 31 जुलाई को 12वें दौर की बैठक की गई थी और आज 13वें दौर की बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो 12 दौर की बैठक हुई है उसमें से कुछ सफल भी साबित हुई थी और इससे पहले के जो मुद्दे थे वो उन्हें सुलझाने के लिए कम से कम ये बैठकें काफी सफल मानी गई। और अब 13वें दौर की बैठक है जिसमें बाकी के बचे हुए हिस्सों को भी, जो भी गतिरोध है, जो भी अशांति है, उसको जो है शांतिपूर्ण स्थिति बनाने के लिए आज 13वें दौर की बैठक की जा रही है। इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर करी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हमें भविष्य को देखते हुए अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे कोरोना के गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए भी प्रशिक्षित स्टाफ पूरा नहीं है, जो चिंता का विषय है। आईएससीसीएम ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार से प्रशिक्षित कर्मियों से लैस एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील गंभीर मरीज देखभाल इकाइयां स्थापित करने का अनुरोध किया है। तो तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग भी इसके लिए काफी काम कर रहा है। सरकारें लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं और वहीं इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग ने देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। तो तीसरी लहर की आशंका पहले से ही WHO के द्वारा हो या फिर बाकी वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही जाहिर की जा रही है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग से कहा कि हमें भविष्य को देखते हुए अभी से अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरह से दूसरी लहर का अनुमान जताया गया था और दूसरी लहर काफी भयावह भी देखने को मिली थी, वहीं तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है और अब स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं बात करें कोरोना के मामलों की, तो कोरोना के मामलों में अभी लगाम लगती हुई नजर आ रही है। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बड़ी संख्या में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। त्योहारों का मौसम भी है और अगर लापरवाही बरती गई तो इसके परिणाम काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये दूसरी लहर के बीच में भी देखा है कि लापरवाही का नतीजा कितना भयावह हुआ था। हालांकि सरकारें अभी सतर्क है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में लगी हैं। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करी जा रही है ताकि जिस तरह से दूसरी लहर में देखने को मिली थी भयावह स्थिति, वो तीसरी लहर में मंजर ना देखने को मिले। तो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह हर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामले में कुछ कमी जरूर दर्ज करी जा रही है, लेकिन ये जो कोरोना के मामले हैं, कोरोना का ग्राफ है, लगातार ऊपर और नीचे बना हुआ है। अलर्ट रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले अभी भी जारी हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर लापरवाही बरती गई तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। और कोरोना की भयावह स्थिति से बचने के लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है।
वहीं कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट को लेकर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोयले की कमी की वजह से राजधानी दिल्ली में बिजली संकट पैदा होने की जानकारी देते हुए कोयले की कमी को दूर करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस तरह का एक पत्र लिखा है और वो विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही इस पर बयान देंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसे एनटीपीसी देखता है। तो कोयले की कमी की बात काफी उठाई जा रही है क्योंकि कोयले की कमी के चलते ही बिजली व्यवस्था भी बाधित हो रही है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पत्र लिखा है पीएम मोदी को और ये पत्र लिखते हुए कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट पर प्रधानमंत्री का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोयले की कमी की वजह से राजधानी दिल्ली में बिजली संकट पैदा होने की जानकारी देते हुए कोयले की कमी को दूर करने की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कोयले की मांग करते हुए केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस तरह का एक पत्र लिखा है और वो विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही इस पर ध्यान देंगे। तो हालांकि कोयला मंत्री ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है और जवाब भी दिया है। नवरात्र का आज 5वां दिन है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। मां का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो देश में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है और आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता की पूजा करी जाती है। धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और आपको बता दें कि लगातार नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में काफी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना काल के चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तजन माता के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों के द्वारा पुजारियों द्वारा इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि सभी नियमों का पालन करते हुए भक्त दर्शन करें, किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे मेलों का आयोजन भी किया गया है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव से जानते हैं कि आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ कैसे देखने को मिल रही है और भक्त कितने बजे से ही माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। गौरव, कितने बजे से माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई है मंदिरों में? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है गौरव से, लेकिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्त लगे हुए हैं कतारों में। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, भक्त लगे हुए हैं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ मां के दर्शन के लिए आए हैं। और हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव से जानते हैं कि आज मंदिरों में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और पुजारी आज किस तरह से मां के भव्य श्रृंगार कर रहे हैं। तो तमाम सवाल हम पूछेंगे। तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता गौरव से, लेकिन मंदिरों में आज भव्य सजावट देखने को मिल रही है। मां का भव्य श्रृंगार करा गया है और भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में लग के मां के दर्शन कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
पूर्व आईएएस अफसर शाह फैसल को आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि शाह फैसल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के बाद फैसल उपराज्यपाल और प्रशासन को स्थानीय मामलों में सलाह देंगे। आपको बता दें कि शाह फैसल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक सिविल सर्वेंट थे, तो काफी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है शाह फैसल को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।